Good afternoon, everyone. On behalf of Shalintai Meghe Super Specialty Center, I, Swapnil Lavle, welcome you all. It has been observed that October 20th is an World Osteoporosis Day, and today we have gathered here to set with the set of senior and expert doctors for guiding us on osteoporosis. First, I will start with the introduction of Dr. Kiran Savji. Dr. Kiran Savji is a professor and HOD of Orthopedic Department. Second is Dr. Sandeep Srivastav. He is the director and professor of Orthopedic Department. He is also CEO of hospitals for our hospital. Then we have Dr. Sanjay Deshpande. Dr. Sanjay Deshpande is a professor of Orthopedic Department. Dr. Sunil Nikose, professor of Orthopedic Department. Dr. Ratnakar Ambade, sir is a professor of Orthopedic Department. Then Dr. Gajanan Pisulkar, sir is also a professor of Orthopedic Department, and Dr. Ullas Dudhekar, professor of Orthopedic Department. Over to you, Dr. Kiran Savji. Today is World Osteoporosis Day. On this occasion, on behalf of Shalintai Meghe Super Specialty Hospital, I welcome you all. On this occasion of the World Osteoporosis Day, we have arranged live session of expert panel to discuss osteoporosis. World Osteoporosis Day was launched on October 20, 1996 by United Kingdom's National Osteoporosis Society and supported by European Commission since 1997. Osteoporosis Awareness Day has been organized by International Osteoporosis Foundation. Headquarters of this institution is at Nyon, Switzerland, and present president is Cyrus Cooper. Having said this, now I will request Dr. Deshpande, Professor Deshpande sir, for further proceedings. Thank you, sir. What is osteoporosis? एक स्कूल में मैं गया था. टीचर लोगों की आदत होती थी कि सवाल पूछते रहना. तो एक शिक्षक आ रहे थे, उन्होंने पूछा कि सर ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, और उसमें हड्डी आप कहते हैं कि कमज़ोर होती है, तो कमज़ोर कैसे होती है. तो मैंने देखा कि सर के हाथ में पेन भी था, सर के हाथ में एक चौक भी था. तो मैंने कहा सर ये चौक और जो पेन है उनको ज़मीन पर गिरा दो. उन्होंने दोनों चीज़ें मेरे कहने पे गिरा दी, तो चौक के टुकड़े टुकड़े हो गए, पेन जैसी की वैसी रह गई. मैंने सर से कहा सर देखिए यह फ़र्क होता है एक नॉर्मल हड्डी और एक कमज़ोर हड्डी. ये जो आपका चौक है ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, और जो आपका बॉल पेन है वो आपकी नॉर्मल हड्डी है. सर समझ गए. उसके बाद फिर हमारा आगे डिस्कशन शुरू हुआ, वो डिटेल में हम नहीं जाते हैं. तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर और नाजुक बन जाती है. वो इतनी नाजुक बनती है कि अगर आप खांसे, अगर आप छींके, अगर आप कोई चीज़ उठाने के लिए नीचे भी झुके, या कभी कभार बहुत अगर ज़्यादा नाजुक हो गई तो जब आप बिस्तर पे करवट बदलते हो उस वक्त भी हड्डियाँ चरमरा जाती है और हड्डियाँ टूट जाती है. हम अंग्रेजी में इसको फ्रैक्चर्स ऑफ द ऑस्टियोपोरोटिक बोन कहते हैं. नॉर्मली अगर मैं कोई चीज़ उठाने जाऊँ या अगर मैं थोड़ा सा ज़मीन पे गिर भी जाऊँ या ऊपर से कूदूँ तो मुझे कुछ नहीं होता है. लेकिन अगर मैं ऑस्टियोपोरोटिक हूँ तो स्पेशली मेरा वर्टिब्रल कॉलम, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी कलाइयाँ, मेरी जांघ, मेरे कूल्हों की हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोटिक अगर है तो ये टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. तो आइए इस बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर गजानन पिसुलकर से निवेदन करूंगा कि सामान्य हड्डी की रचना कैसे होती है और अपनी हड्डी ताकतवर कैसे बनती है. पिसुलकर सर प्लीज़. थैंक यू सर फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. हमारे शरीर में स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज़ है वो अपनी हड्डी है, तो बोन. तो बोन स्ट्रक्चर पूरा बॉडी को प्रोटेक्शन, संरक्षण देता है.
और उसका बनना हमारे जन्मजात से ही शुरू हो जाता है। बोन फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस फ्रॉम मेसेनकाइमल ओरिजिन and up to the adulthood, the process which bone evolved is called osteochondral ossification. तो बोन बनना एक अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू से मैट्रिक्स और फाइबर से बनता है, और मैट्रिक्स में पूरा प्रोटीन और खनिज जिसमें कैल्शियम और मिनरल्स में मैग्नीशियम इससे बना हुआ रहता। तो मैट्रिक्स की अंदर की जो लेयर रहती उसमें लैमेला बोलते जिसको, जिसके अंदर हम सेल्स पाते हैं, जिसको बोन फॉर्मिंग सेल, जिससे नई हड्डी बनती है, नया नया हड्डी का प्रमाण बढ़ता है उससे, तो उसको ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और जिस सेल से हड्डियों का नियंत्रण रखा जाता है, रिसॉर्प्शन सेल्स बोलते हैं उसको, वो ओस्टियोसाइट्स है। और ये तरल जो तरीका है लैकुना, जो मैट्रिक्स के अंदर का ही है, उसमें लैकुना कहते हैं, जिसमें लैमेलर लेयर आजू बाजू से रहती है। और इसी वजह से हमारे हड्डियों में जो मेनली 3 पार्ट आते हैं, जो ऊपरी पार्ट रहता है उसको एफिफाइसिस बोलते हैं, और इसके बीच में मेटाफाइसिस रहता है, और इन्हीं के बीच में ग्रोथ प्लेट रहती है, जिसके वजह से हमारी हड्डियों की बाढ़ होती है, बढ़ती जाती है। द ग्रोथ ऑफ द बोन डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ प्लेट विच इज बिटवीन द एफिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। और इसका महत्व का जो भाग रहता है, जो 2 हड्डियों के बीच में रहता है, उसको हम डायफाइसिस बोलते हैं। और ये डायफाइसिस से जुड़ने वाला जो चीज़ रहता है, जो नीचे का पार्ट रहता है, उसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, जो कैंसलस बोन रहता है, वो जिसमें ट्राइबेकुलर पैटर्न रहता है। और इसी में हड्डी में जो गुफा बोलते हैं हम, मेडुलरी कैनल बोलते हैं, ये अंदर में रहती है। और इसमें 2 टाइप के ये रहते हैं, सेल्स रहते हैं। एक रहता है येलो मैरो, जिसको हम बोलते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स जनरेट करता है, और अंदर के साइड में जो रहता है रेड बोन, जिससे रेड बोन मैरो कहते हैं, जो आरबीसी बनाता है। इसके वजह से जो हड्डियाँ बढ़ती है, इसमें 2 प्रकार की, एक तो रीढ़ की हड्डी जिसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें अपना स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करता है, जिसमें मन के रहते हैं सर्वाइकल स्पाइन से लेकर तो लंबर स्पाइन से 33 मन के रहते हैं। हमारा स्कल बोन जो बनता है, जो शुरुआत में बचपन में जो रहता है, वो 29 हड्डियों से बनता है। उसमें से 14 हड्डियाँ स्कल में सुचर्स बोन के हिसाब से रहती है, और बाकी की जो बचे जो फेशियल हड्डियाँ रहती है। उसके बाद हमारा जो अपेंडिकुलर सिस्टम है, जिसमें बड़ी से बड़ी हड्डी जो रहती है वो फीमर, जो थाई बोन बोलते हैं, फीमर बोन, और एक छोटी सी हड्डी जो कान में रहती है, स्टेपर्ड बोलते हैं उसको, वो सबसे छोटी हड्डी है। टोटल 206 हड्डियाँ रहती है। और ये हड्डियों के कारण हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे को जॉइंट मिलता है, जिससे चलना, लोकोमोशन होता है, और उसके वजह से हमारी वाढ़ होती है। अगर इसमें कहीं पर भी कमी आ जाई है, अगर ये जो लैक्यूना है, और जो इसका हनीकुम बोलते हैं जिसको, इसकी अगर स्पेस बढ़ती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रोटीन मास एंड कैल्शियम, वो हनीकुम जो है वो छल्ले में, बड़े छल्ले में परिवर्तित होता है। जैसा हम सीमेंट रोड देखते हैं, वो पक्का रोड है जो नॉर्मल बोन रहता है, लेकिन एक डामर का गड्ढे वाला रोड जो रहता है उसमें टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से ओस्टोपोरोटिक बोन में फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और उसी का हमको प्रिवेंशन करना रहता है। ये अपने नॉर्मल हड्डी की रचना है। थैंक यू पिसुलकर सर। सावजी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? Sir, osteoporosis can be defined as a condition where individual has low bone density, a microarchitecture deterioration of bone tissue which increase the fragility and ultimately causes fracture. मी हे मराठीमध्ये समजून सांगू शकतो. हाडांचा ठिसूळपणा, ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे हाडांचा ठिसूळपणा म्हणता येईल. ऑस्टिओपोरोसिसमुळे हाड कमकुवत होतात. वयोमानाप्रमाणे या आजाराची तीव्रता हळूहळू वाढत जाते व हाड नाजूक होऊ लागतात. विशेषतः महिला वर्गामध्ये या आजाराचे प्रमाण जास्त असते. वयाच्या 30 वर्षानंतर पुरुष व महिला दोघांमध्ये ह्या आजाराची शक्यता असते. प्रत्येक वर्षामध्ये आपल्या शरीरातील जवळपास
10% हाडामधील पेशी या नव्याने तयार होतात. हाडांची झीज होणं व त्यासाठी नवीन पेशी तयार होणं ही प्रक्रिया शरीरात अविरत सुरू असते. 20 वर्षाच्या वयात हाड बनण्याची प्रक्रिया झीज होण्यापेक्षा जास्त असते. त्यामुळे या एजमध्ये ऑस्टिओपोरोसिस होत नाही. परंतु ह्या उलट 30 वर्षानंतर पुरुष आणि स्त्रियामध्ये हाड झिजण्याची प्रक्रिया नवीन हाड पेशी बनण्यापेक्षा जास्त होते व त्यामुळे वाढत्या वयात ऑस्टिओपोरोसिसचा त्रास सुरू होतो. तुम्ही पिक्चरमध्ये बघू शकता, डाव्या बाजूला नॉर्मल हड्डी आहे आणि उजव्या बाजूला ऑस्टिओपोरोटिक आहे. सिमिलरली जसं वय वाढते तसं आपलं जे मणका आहे तो सरळ असताना तो थोडा थोडा वाकडा होऊन आपल्याला कुबड निघण्याचे चान्सेस असतात. स्त्रियामध्ये रजोनिवृत्तीनंतर म्हणजे मेनोपॉजनंतर हार्मोनल चेंजेस होतात. त्यामुळे हाडांची ताकद कमी होण्याची शक्यता वाढते. सुरुवातीच्या काळामध्ये ऑस्टिओपोरोसिस ओळखणे कठीण आहे. म्हणजे सुरुवातीला देर आर नो सिम्पटम्स इन दिस ऑस्टिओपोरोसिस. त्याच्यामुळे काय होते की चिन्हे नसल्यामुळे याला लवकर निदान होत नाही. अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज सायलेंट किलर. सायलेंट किलर. थँक्यू सर. सर, बऱ्याच वेळी आपण असं ऐकतो की लहान मुलांना, शाळेत जाणाऱ्या मुलांना मुडदूस होतो. तर तो मुडदूस म्हणजे ज्याला रिकेट्स म्हणतात, आणखीन ऑस्टिओपोरोसिस, याच्यामध्ये काही फरक आहे का? ऑस्टिओपोरोसिस आणि मृदूळ याच्यामध्ये फरक आहे. कारण रिकेट्समध्ये त्याचं कॅल्शियम डिपॉझिशन होत नाही आणि इथे ऑस्टिओपोरोसिसमध्ये दोन्ही पण स्ट्रक्चर, त्याचं मेन स्ट्रक्चर आहे तेच बरोबर नसतं. अच्छा सर, ऑस्टिओपोरोसिसमुळं सर्वसाधारणपणे किती लोक प्रभावित आहेत? ऑस्टिओपोरोसिसमुळे साधारणतः 1 in 3 female over 50 years suffer from osteoporosis and 1 in 5 male over 50 years suffer from osteoporosis. 15% to 30% men and 30% to 50% women suffer from fracture related to osteoporosis. Because of osteoporosis there are chances of fracture. Peak incidence is 70 to 80 years in western country and 50 to 60 years age in our country. Norway is the country with highest osteoporosis per capita. In India, it is the second largest populous country in the world. That's why our country is having very large population of osteoporosis. At the same time, life expectancy is increasing in our country. It is now 60 years, which also contributes to the more number of osteoporotic patients. Today's India's population is 1367 million and in 2050 it will be 1613 million population. So today 50 to 60 million our people are suffering from osteoporosis in India. मतलब सर लगभग 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से प्रभावित हैं भारत में. थैंक यू सर. सर, आप साहब जी, सर फिर से आप बताइए कि ये ऑस्टियोपोरोसिस किन लोगों में हो सकती है? ऑस्टियोपोरोसिस साधारणतः यूजुअली as the age advances chances of osteoporosis increases. So that depends on age. Then again it is gender. It is more common in females, especially after menopause, because bone protective hormone, that is estrogen, is not available after menopause. So that's why a post-menopausal osteoporosis is very common. Then again race. White and Asian people suffer more from osteoporosis than black people, that is African one. Then family history. Those who have a family history, that is if father or grandfather had a osteoporosis and a fracture because of osteoporosis, then chances are more likely that the children will have a osteoporosis in old age. Then nutrition. Nutritional deficiency like calcium or vitamin D deficiency can give rise to osteoporosis, or malnourishment can give rise to osteoporosis. Then lifestyle.
Nowadays, newer lifestyle of younger people or younger generation, they have a habit of having junk food and obesity due to seeing a TV continuously and sitting job without exercises, that gives rise to obesity, which ultimately leads to osteoporosis. Then certain medicines like steroids, then chemotherapy in cancer, long term proton pump inhibition drugs, which give rise to osteoporosis. And again, most important is smoking is one of the most important reason to have a osteoporosis. And smoking again give rise to a problem of union of fracture. So these are the different points where you can get osteoporosis. थैंक यू सर, थैंक यू सर। पिसुलकर सर, आप मुझे ये बताइए कि जिससे मॉर्बिडिटी कहते हैं, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के मॉर्बिडिटी मतलब कि दुष्परिणाम क्या क्या हैं? पहली बात तो osteoporotic is a silent disease. Unless there is a fracture or any symptoms, the osteoporotic grows. When it make the fragile, जब ये फ्रेजिलिटी बढ़ती है तो सबसे पहले इसमें कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये चीज़ें शुरू होती है। और इसके वजह से यानी फ्रैक्चर रहा, उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस लेवल बढ़ जाती है। और ये जैसा सर ने कहा है कि ये आनुवंशिक से भी आती है, जेनेटिक्स से भी आती है, एजिंग फैक्टर है, जेंडर से फॉर्म है, पोस्ट मेनोपेजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस बाकी मेडिकेशन से होता है। लॉन्ग टर्म कोई बीमारी है, जैसा देयर इज़ अ मैलिग्नेंसी, कैंसर है या सीलिएक डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये चीज़ें सब या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ है 2-3 महीने से घर पे प्लास्टर में पड़ा है, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस से मॉर्बिडिटी बढ़ती है। और ये सारी बीमारियां जो क्रोनिक बीमारियां है और इसके वजह से लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो इसके लिए मॉर्बिडिटी और बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोसिस और बढ़ता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर पिसुलकर। डॉक्टर रत्नाकर, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या क्या हैं? गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर रत्नाकर अंबाडे। जैसा कि अभी बताया गया कि दिस डिसीज़ इज़ अ साइलेंट डिसीज़, सो मोस्टली इट इज़ साइलेंट बट समटाइम्स इट मे गेट सिम्टोमेटिक। जब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, अंदर की तकलीफ बढ़ जाती है, तो पेशेंट के ऊपर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो है पेन। पेन जैसा कि अगर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो पेशेंट को अचानक से बहुत दर्द शुरू हो जाएगा जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है, या ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से किसी और जगह फ्रैक्चर हुआ है तो पेशेंट को अचानक से दर्द शुरू हो जाएगा, या दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा और सडन शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसमें आपकी हाइट कम हो सकती है। जैसे अगर रीढ़ के हड्डी में अपनी डिस्क स्पेस कम हो जाए तो इसके वजह से आपकी हाइट आपको कम महसूस हो सकती है, 1 इंच या उससे ज़्यादा आपको महसूस होगा कि आपकी हाइट कम हो गई है। आपको लगेगा कि आपका जो पोस्चर है वो दिन पर दिन अलग होते जा रहा है। जैसे बेंडिंग फॉरवर्ड जो पोस्चर बोलते हैं, जो झुक के चलता है आदमी, वैसे आपका पोस्चर चेंज हो सकता है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है यदि आपकी जो डिस्क स्पेस है उसके वजह से आपकी हाइट कम हो गई हो, तो लंग कैपेसिटी भी इससे कम हो जाती है, जिस वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ये सब लक्षण तब होते हैं जब ये डिसीज़ काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, नहीं तो अधिकतर यह डिसीज़ के कोई सिम्टम ऊपर नज़र नहीं आते। ये सब सिम्टम अगर आपको है, इसका मतलब कि आपकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। थैंक यू। थैंक यू सर। साथ साथ दर्शकों के सवाल आने भी शुरू हो गए हैं सर, तो मैं संदीप श्रीवास्तव सर से दरखास्त करता हूं कि सर मिस्टर श्री गजानन मालमे का एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस के सटीक तरीके से क्या क्या कारण हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के कई सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। अगर मैं लाइन से शुरू करूं तो पहले एज, जैसे कि बार बार सब लोग ने व्यक्त करी है
कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ते जाते हैं। इसका डायरेक्ट प्रभाव एजिंग का कुछ हार्मोन्स को लेके भी है, इसलिए फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं मेल से। ऐसा ऐसा है कि फीमेल को 1:3, 3 फीमेल्स हैं तो एक को ऑस्टियोपोरोसिस होगी, और मेल्स के लिए 5:1, क्योंकि इस्ट्रोजन का इफेक्ट फीमेल्स में घटता जाता है पोस्ट मेनोपॉजल, और टेस्टोस्टेरोन का भी घटता है। तो सेक्स हार्मोन्स की डिफिशिएंसी या कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का एक और कारण है। तीसरा कारण है डाइट। अगर आपकी डाइट इनएडिक्वेट है, उसमें कैल्शियम नहीं है, या विटामिन D3 की कमी है, या फिर प्रोटीन्स कम है, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ती है। चौथा कारण है आपका बॉडी स्ट्रक्चर। अगर आप ओबेस हैं, ओवरवेट हैं, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप अंडरवेट हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। और कारण है आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस जेनेटिकली भी लिंक्ड है। अगर आपके घर में ऑस्टियोपोरोसिस हुई है आपके फैमिली मेम्बर्स और सिबलिंग्स को, तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस की भी चांसेस है। सपोज आपको रिमोटॉइड अर्थराइटिस है और आप कोई दवाई ले रहे हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड लेड ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है। या फिर जिसको एपिलेप्सी रहती है वो लोग कुछ दवाई लेते हैं जैसे फेनेटोइन, इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये सारे कारण हैं डाइट से लेकर ड्रग्स तक जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का बॉडी में बोन को वीकन कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर सुनील निकोसे से पूछना चाहता हूँ कि सर इसका रोग निदान कैसे करते हैं? जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे होते हैं। हमारे ज़माने में एक्सरे किया करते थे, एक्सरे में सफ़ेद हड्डी दिख रही है तो ठीक है, काली थोड़ी सी पड़ रही है तो चूना कम हो गया, ऐसा कहते थे। तो इसके अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हैं? थैंक यू सो मच प्रोफेसर देशपांडे फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जैसे कि डॉक्टर अम्बाडे ने कहा कि ये साइलेंट डिसीज़ है, इसका कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को मालूम चलना चाहिए कि इसका टेस्ट करना चाहिए या नहीं टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा है कि टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, डायग्नोज ज़रूर होना चाहिए, ताकि डेफिनेट ट्रीटमेंट मालूम चल सके कि क्या कर सकते। शुरुआत में जैसे 1950s से 1980s के आसपास ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं थे, एक्सरे करते थे और उसमें थोड़ा सा बोन क्वालिटी दिखता था। लेकिन आजकल डायग्नोस्टिक मेथड्स हो गए हैं और जो मेथड्स है वो फेयरली एक्यूरेट मेथड्स है। फेयरली एक्यूरेट इन द सेंस आपको कम्युनिटी बेस में ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस करना है या बड़े हॉस्पिटल में। सपोज मैं बोलूँगा कि मुझे शालिनीताई मेघे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस करना है, तो ऑफ कोर्स बड़ा मशीन रहेगा और यूजुअली उसको डेक्सा बोलते हैं, DXA जो कैपिटल में आता है। इट इज़ ऑन डिमांड इन्वेस्टिगेशन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने वो इन्वेस्टिगेशन बोलना चाहिए। पेशेंट आके भी बोल सकता है डॉक्टर मेरा एज हो गया है 50 साल के आसपास, मेरे को मालूम करना है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, और आपको डेक्सा स्कैन बताया जा सकता है। डेक्सा स्कैन का बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, छोटा एक मशीन के समान रहता है जिसका रेडिएशन तकरीबन 1/200 ऑफ एक्सरे चेस्ट रहता है और एक्सरे बीम अंदर जाता है और बाहर एनर्जी निकलती है, उसको इंटरप्रिटेशन करके डेटा बेस रेडी करता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे अभी आप 2020 देख रहे हैं तो ये टी रहता है, जैसे DRS सिस्टम करते हैं वैसे ही टी स्कोर याद रखिएगा। तो टी स्कोर को WHO ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। टी स्कोर का मतलब ये है कि आपका बोन में कैल्शियम और मिनरल कितना है उसको नॉर्मल इंडिविजुअल से कंपेयर करते हैं 30 साल के आदमी से। अगर वो आपको कम लगता है इसका मतलब फिजिशियन बोलेगा हाँ जी आपको ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, एंड सब्सिक्वेंटली आप ट्रीटमेंट के हकदार है, या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है या कुछ और प्रिवेंशन करना है। ठीक है, तो टी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए, और टी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप के लिए, कि आपको फॉलोअप मालूम चलता है कि मैंने साल भर के बाद टी स्कोर किया है और हर साल कर रहा हूं या हर 2 साल, जैसा भी रिकमेंडेड है मैं बताऊंगा आपको, तो अपने को मालूम चलेगा। और एक दूसरा स्कोर आता है Z स्कोर या Z स्कोर बोलते हैं उसको, वो कंपेयर करता है कि आपके एज
के जो लोग हैं उन लोगों में जो हेल्दी है उनके बोन से आपका कंपैरिजन कैसा है? अगर आपका कंपैरिजन ड्रास्टिकली नीचे आता है, इसका मतलब आपको और ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है मालूम करने के लिए कि ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों आया है। नॉर्मली अपन समझते हैं कि 40 साल के आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, क्यों होना चाहिए, लेकिन अगर उसका जी स्कोर कम है, इसका मतलब सोचेंगे हाँ कोई कारण है, कोई कारण है, तो कारण ढूंढने के लिए और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन। ये तो एक हॉस्पिटल बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी ब्यूटी है कम्युनिटी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन का ऐसा रहता है, अल्ट्रासाउंड एक मशीन आता है, बहुत ही छोटा रहता है, पोर्टेबल रहता है, और हील बोन डेंसिटी बोलते हैं। जैसा बोन डेंसिटी बोलते हैं, जैसा अपन सोते हैं वैसा मैट्रेस डेंसिटी, वैसे ही बोन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। तो हील में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या मेजर करता है, साउंड वेव। तो साउंड वेव जाता है और रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, वो अपन डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से टी स्कोर और जी स्कोर निकाल सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी स्क्रीन एंड कैन बी ट्रीटेड इन द सिमिलर वे ऑफ दैट। तो यूजुअली जो कैंप्स में होते हैं, अगर अच्छी कैलिब्रेशन रहेगी मशीन की, तो आपको समझ में आएगा कि टी और जी स्कोर में एंड ट्रीटमेंट चालू रहेगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर देशपांडे। थैंक यू सर। सर आप ये भी बताइए कि जैसे कि कहा जाता है कि कुछ 40 साल के बाद कम से कम साल में एक बार मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ेगा। सिमिलरली आपने जो अभी बोन स्कैन कहा, डेक्सा स्कैन कहा, तो ये कितनी नियमितता से अपने को करना चाहिए? जी, ये बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया सवाल है कि जो डेक्सा स्कैन या बोन स्कैन कितना रूटीनली करना चाहिए। पहले तो मैं बताऊंगा कि ये रूटीनली सबको जरूरी नहीं है। मतलब जब अपन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पीक बोन जो आता है वो 35 ईयर्स में आता है। यहाँ बचपने से बोन बढ़ा 35 और उसके बाद ये धीरे 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 घट के 70 ईयर्स तक कम आता है। तो यूजुअली आप पकड़ के चलिए मेल जेंडर में काफ़ी अच्छा बोन स्टॉक रहता है अप टू द एज ऑफ 60। फीमेल जेंडर जो कि मीनोपॉज हो जाता है, उसमें बोन स्कैन करने की ज़रूरत रहती है यूजुअली 50 ईयर्स के बाद। जैसा मैमोग्राफी करते हैं आप लोग हर 2 साल में, वैसा ही आप बोन स्कैन करेंगे हर 2 साल में। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़, आप कोई स्किन डिसीज के लिए, रूमेटिज्म के लिए कोई दवाई ले रहे हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तब आपको रिकमेंडेशन है कि हर साल आपका बोन डेंसिटी होना चाहिए। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब फैमिली हिस्ट्री ऑफ फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर, अगर वो होता है तो फिर रिकमेंडेशन है कि आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, रादर साल में। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये काफ़ी चीप है, ये यूज़र फ्रेंडली है, बिल्कुल पेनलेस इन्वेस्टिगेशन है, और डेफिनेटली इससे ट्रीटमेंट और फर्दर लाइन ऑफ रिकमेंडेशंस मालूम चलता है। थैंक यू। थैंक यू सर। अंबाडे सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस को हम रोक सकते हैं? कोई अच्छा डाइट, कोई वेजिटेरियन हो तो वो क्या खाएं, अगर नॉन वेजिटेरियन तो दोनों चीज़ें खा सकता है, तो कोई अच्छा डाइट, कोई अच्छी एक्सरसाइज, ऐसी कोई चीज़ें इसको रोकने के लिए हैं क्या? थैंक यू देशपांडे सर, ये बहुत अहम सवाल है जो सर ने भी पूछा है, क्योंकि इस डिसीज़ को हम होने ही ना दें तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डिसीज़। तो जैसा कि श्रीवास्तव सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके कॉजेज़ क्या है, तो सर ने बताया था डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में। तो इस डिसीज़ को रोकने के लिए भी हमको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डाइट है। अगर यदि आपका डाइट अच्छा रहता है तो इस डिसीज़ को हम भले ही पूरी तरीके से ना रोक पाए, लेकिन कुछ हद तक हम रोक सकते हैं, जिससे हमारे सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं, हमारी मॉर्बिडिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो डाइट होता है, अभी जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम लोग और हमारे बच्चे जी रहे हैं, जैसे सावजी सर ने इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रेस करके बोला था कि जो जंक फूड वगैरह हम लोग ज़्यादा प्रमाण में यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए। हमारा डाइट किस तरीके का होना चाहिए? हमारा डाइट रिच होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हमारे डाइट में कैल्शियम रिच डाइट होना चाहिए। अब कैल्शियम रिच डाइट क्या होता है? हमारी बॉडी को कैल्शियम की एक मात्रा ज़रूरी है बोन्स को हेल्दी रखने के लिए। तो इस प्रकार से हमें हमारा डाइट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे कैल्शियम
हमारी बॉडी को जिस मात्रा में ज़रूरत है वो हमें डेली मिलना चाहिए। जैसे कि देशपांडे सर ने पूछा कि वेज नॉन वेज में क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं, तो कैल्शियम रिच सोर्सेज जो देखें तो पहले वेज की बात करते हैं। वेज में आप देखोगे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि चीज़ होता है, चीज़ अलग अलग प्रकार में भी आता है, अलग अलग टाइप्स में मिलता है, योगर्ट होता है। सबसे सस्ती जो सोर्स है वो है वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो बोलते हैं हम, स्पाइनैक बोलते हैं, पालक की सब्जी, कैबेज, पत्ता गोभी होती है, भिंडी होती है, टोमेटो होता है, मेथी होती है, ये काफ़ी रिच होता है कैल्शियम में। वैसे ही फ्रूट्स में पपाया, ऑरेंज, बनाना, ड्राई फ्रूट्स में एलमंड, फिग, बादाम और अंजीर जो होता है ये काफ़ी रिच होते हैं। नॉन वेज में फ़िश काफ़ी रिच सोर्स है कैल्शियम का, उसमें भी काफ़ी 2-3 प्रकार की फिशेस है जो कि काफ़ी रिच होती है, जैसे सैल्मन फिश, सार्डिन फिश और श्रिम्प जो होते हैं, झींगा जो बोलते हैं, वो भी काफ़ी रिच होता है कैल्शियम में। तो ये नॉन वेज लोगों के लिए ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं कैल्शियम रिच, जो हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम अपने खाने में अगर इंक्लूड करें तो हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो ही ना, और हमारा जो एक ऑस्टियोपोरोसिस, एक जो काफ़ी ना ठीक होने वाली बीमारी जिसको बोला जाए, क्योंकि एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए उसको हम बहुत कम मात्रा में कंट्रोल कर पाते हैं, तो इसीलिए अगर इसको हम होने ही ना दे तो वो बेस्ट पार्ट हो सकता है इस डिसीज़ का। तो ये तो एक डाइट हो गया। फिर सर ने पूछा एक्सरसाइज वगैरह के बारे में, तो हमारी अभी जैसे लाइफस्टाइल हो गई है कि अधिकतर बच्चे घर में गेम्स वगैरह खेलने में लगे रहते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है। मैंने सेडेंट्री लाइफस्टाइल सिर्फ पहले होता था कि जो ओल्ड एज हो गए 50-60 की उम्र में जो है उन्हीं की लाइफस्टाइल होती थी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नहीं तो हमारी पहले 30, 40, 50 तक काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल होती थी। अभी बच्चे भी घर में देखें तो मोबाइल में गेम्स या टीवी पे गेम्स या कंप्यूटर पे गेम्स खेलते रहते हैं, तो उनकी भी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सेडेंट्री होते जा रही है। तो हमें ये डिस्करेज करना चाहिए, बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए, धूप में थोड़ा ये करना चाहिए, जिससे हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का पार्ट आए। अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसे हो गई है कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए जिम लगाना पड़ता है, अलग से जिम लगाओ तो ही एक्सरसाइज होती है, ना तो एक्सरसाइज होती ही नहीं है। तो हम अब रोज़मर्रा की जीवन में कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे इंक्लूड करें जो हमको बॉडी को फिटनेस के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारे बोन्स फिट रहे। और एक्सरसाइजेज जो होती है, जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, अभी एरोबिक्स काफ़ी कॉमन हो गया है, जिम में जाके आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ये सारी एक्सरसाइजेस अपने बोन्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी चीज़ है जैसे टोबैको है, टोबैको हमारे बोन्स के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, टोबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और जैसे चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, तो कैफ़ीन भी एक्सेसिव अमाउंट में हमने अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। थैंक यू डॉक्टर देशपांडे। थैंक यू सर। सर, अगर पर्याप्त मात्रा में अगर मुझे कैल्शियम लेना है और अगर मैं किसी दूर दराज इलाके में रहता हूँ, तो जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स और टोफू वोफू ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मुझे जो भी वहाँ पे गेहूँ, ज्वारी, बाजरा और बाकी बहुत सारी दालें मिलती हैं, तो उसमें से ज़्यादा क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से मेरी कैल्शियम की और प्रोटीन की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो? इसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जो अंडा होता है जी। अंडा हर जगह अवेलेबल है, तो अंडे में जो वाइट पार्ट होता है वो प्रोटीन रिच होता है, और जो एग यॉक बोलते हैं, जो येलो पार्ट होता है, वो काफ़ी रिच होता है कैल्शियम में। तो एक अंडा काफ़ी सस्ता और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने लेना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, बड़े भी खा सकते हैं। और इस बारे में गलतफहमी है कि अंडा गर्म होता है, ये नहीं, ऐसा नहीं खाना चाहिए, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, ये सब मिथ है, ये सब सही नहीं है। अंडा आप कभी भी खा सकते हो, इससे कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। और सर ने जैसे दूर दराज के एरिया में कहा, तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, पत्ता गोभी हो गई, भिंडी हो गई, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमनली अवेलेबल होती है और गरीब से गरीब लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो सर, ये ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज क्या है? अब ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज अगर देखें
जी। तो जैसे निकोसे सर ने शुरुआत की थी इन्वेस्टिगेशन से, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इस बीमारी को रोक कैसे सकते हैं, तो इस इलाज को सबसे पहले हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जो काफ़ी पहले से शुरुआत करना चाहिए। फिर जैसे निकोसे सर ने बताया था कि इसके इन्वेस्टिगेशंस जो हमको ये बताता है कि हम इस बीमारी से सफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, जो हमें इस चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए कि ऐसी एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस नाम की, जो हमें कभी भी हो सकती है। तो हमें इन्वेस्टिगेशन रेगुलर करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन हमको एक इम्पॉर्टेंट बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें इस बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्द से जल्द हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि इसके लिए क्या करना है, और डॉक्टर ही हमें सही एडवाइस कर सकता है, ना कि हमें कोई किसी और से इसकी मदद लेनी चाहिए। तो डॉक्टर अगर हमें जल्द से जल्द इस बीमारी के लिए इलाज शुरू करे तो हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसा सर ने कहा कि इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या है, अब ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी भाग में डिवाइड की गई है। जैसे कि पहले के डिस्कशन में बताया गया कि ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में काफ़ी कॉमन है। तो हमें जिस पेशेंट से हम डील कर रहे हैं, हमारी ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा नहीं है कि एक ट्रीटमेंट सबको कॉमन हो जाएगी। अगर हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन से डील कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग रहेगी। हम किसी आदमी से डील कर रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अलग रहेगी। जैसे श्रीवास्तव सर ने बताया था ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंस बताया था, तो हम जिस आदमी से, जिस व्यक्ति से, जिस महिला से डील कर रहे हैं उसके लिए उस प्रकार की ट्रीटमेंट हमें फॉर्म करनी पड़ेगी, राइट फ्रॉम एक्सरसाइज, डाइट, फिजियोथेरेपी एंड मेडिकेशंस। अब इसमें हम ट्रीटमेंट को अगर डिवाइड करें तो 3 पार्ट में कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज एक पार्ट हो गया, डाइट एक पार्ट हो गया, और थर्ड है मेडिकेशंस। अब इसमें मेडिकेशंस कौन से लिए जाते हैं, तो अब मेडिकेशंस जो है उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करें तो फर्स्ट है हार्मोन एंड हार्मोन रिलेटेड थेरेपी। अब इसमें एक होता है ईस्ट्रोजन थेरेपी, जो कि मैंने जैसे कहा मेनोपॉजल वुमेन जो होती है उनके लिए ईस्ट्रोजन थेरेपी है। अब हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, डॉक्टर आपको डिटेल में डोज वगैरह सब बता सकते हैं। और दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो मेन के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही एक और ड्रग है उसमें कैल्सिटोनिन, सैल्मोन कैल्सिटोनिन बोलते हैं, जो कि सिंथेटिक हार्मोन है। ये 3 चीज़ें हैं जो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन पेशेंट हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है इसमें बिसफॉस्फोनेट्स। ये सस्ते भी होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ये टैबलेट फॉर्म में आते हैं, और इसमें भी एलेंड्रोनेट, बैंड्रोनेट, राइजोड्रोनेट, जोलेंड्रोनिक एसिड, ये अलग अलग प्रकार के टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं जो आपको काफ़ी दिन तक लेना पड़ता है। जो डेली कोई टैबलेट है जो डेली, मंथली, वीकली या ईयरली फॉर्म में आपको लेना पड़ता है, और ये ट्रीटमेंट आपको 3 से 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स। अब आपको जिस प्रकार की तकलीफ है उस पर डिपेंड करेगा कि डॉक्टर आपको कितने दिनों तक लेने को कहता है। लेकिन आपको इसके साथ इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने हैं। हर एक टैबलेट या हर एक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखना ज़रूरी है। वैसे ही और इसके साथ जैसे नए ड्रग्स है, आपको शायद निकोसे सर नए ड्रग्स के बारे में बताने वाले हैं, तो और भी नए ड्रग्स है और एक जैसे कॉमनली यूज इसमें जो है वो एनाबोलिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि टेरापेराटाइड है। तो टेरापेराटाइड भी अभी काफ़ी रूटीनली यूज़ होता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है, और ये जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। और जो नए ड्रग्स है उसके बारे में निकोसे सर आपको डिटेल में बताएंगे थोड़ी देर में। तो निकोसे सर, आप हमें ये बताइए कि ये नई दवाइयाँ जो अभी भी कहा गया है कि डिनोसुमाब है या टेरेपेराटाइड है, तो इनका रोल क्या है और ये कैसे काम करती हैं? नहीं, थैंक यू सो मच प्रोफेसर देशपांडे। नई दवाई काफ़ी रिसर्च के बाद आई है। तो बेसिकली जब अपन ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस का, ये तो एक तो पेशेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट रहता है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड जी कि पेशेंट मेडिकल स्टोर में जाए, दवाई मांग ले जी। वो उसमें आता है विटामिन डी और कैल्शियम। कोई भी पेशेंट, जैसे हमने बताया कि बोन डेंसिटी बढ़ता है और फिर कम होता है, यहाँ पे मीनोपॉज हो गया, यहाँ से आपको बढ़ाना है, तो आपने विटामिन डी और कैल्शियम लेना चाहिए जी। तो विटामिन डी का डिफरेंट डोजेज रहता है और कैल्शियम का भी डोजेज रहता है। बहुत ही रेयर रहता है कि इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो यूजुअली पोस्ट मीनोपॉजल में 1 ग्राम कैल्शियम टैबलेट से आना चाहिए और आधा ग्राम डाइट से आ जाता है कैल्शियम।
तो ये बेसिक ट्रीटमेंट हो गया जो कि पेशेंट खुद भी चालू कर सकता है अगर रिमोट एरिया में है, डॉक्टर एक्सेसिबल नहीं है, बोन डेंसिटी टेस्ट नहीं है। बोन डेंसिटी टेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक्सरे समान अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरे कुछ मेथड्स है जैसे बिस्फॉस्फोनेट, आपको हफ्ते में एक दवाई ले सकते हैं, महीने में एक दवाई ले सकते हैं, या साल भर में ले सकते हैं। तो ये दवाई यूजुअली या तो मुंह से लेते हैं या तो इंट्रावीनस लेते हैं। इसके माइनर साइड इफेक्ट है, थोड़ा सा हेडेक होगा, थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस होगा। तो आप में से काफ़ी लोग अभी वीकली मेडिसिन ले रहे होंगे, तो हो सकता है आपको वीकली लेने में बोर हो रहा है, तो आप बोलिए कि अपने डॉक्टर को कि मुझे मंथली मेडिसिन चाहिए, तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। या एक इंजेक्शन आता है जोलिड्रोनिक एसिड 5 मिलीग्राम का ईयरली, तो आपको 1 ईयर तक सस्टेन करेंगे। इस सब से बोन डेंसिटी बढ़ती है। तीसरा जो हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे, हार्मोन या ये जो वीकली एंड मंथली मेडिसिन, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिगर नहीं लेना चाहिए। ये जो ईस्ट्रोजन है ये नेचर ने स्टॉप किया है, ये मैं क्यों लूंगा, नहीं लेना चाहिए। किसी भी फीमेल ने अगर जाके ईस्ट्रोजन मिल जाता है इजीली, नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसके साइड इफेक्ट्स काफी है। साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉट का इंसिडेंस बढ़ा देती है, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ाता है, हार्ट डिसीज का इंसिडेंस बढ़ा देता है, और इसीलिए बिगर डॉक्टर के सलाह के ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर आपको जज करेगा कि इसके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस था क्या, इसके फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक था, हार्ट डिसीज था या नहीं, तो वो हिसाब से सिमिलर ट्रीटमेंट्स रहते हैं। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं उनको, जैसे कि रैलोक्सिफेन, वो भी सिमिलर मेथड से एक्ट करते हैं। तो ये एक हो गया। और कुछ जो ट्रीटमेंट रहते हैं स्पेसिफाइड डिसीज ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देते हैं, जब डेफिनेटली अपने को बोन डेंसिटी बढ़ाना है। क्या करना है? ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट मतलब आगे फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, अगले 2 साल या अगले 10 साल या लाइफ टाइम में मुझे फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ट्रीटमेंट जो है ये है डिनोसुमाब, जो अभी आए, 1 in 6 मंथ लेते हैं, एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लिए, कॉस्टली है, स्टिल अंडर रिसर्च है, बट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट। दूसरा है टेरीपैराटाइड, जो कि सिंथेटिक पैराथायरॉयड हार्मोन है। ये जितना ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है सिंपल दिखता है, ये सब हार्मोनल ट्रीटमेंट है, इसीलिए डॉक्टर के एडवाइस के बिगर नहीं लेना चाहिए। पैराथायरॉयड हार्मोन अगेन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, डेली लेना चाहिए, 2 साल तक ले सकते। लेकिन उसमें भी ऐसा है, कुछ पेशेंट्स क्या बोलते हैं कि कैल्शियम हमेशा नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा खाना लाइफ लॉन्ग खाते हैं वैसा ही कैल्शियम भी लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। वैसे ही ये हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर स्टॉप किया तो दूसरा ट्रीटमेंट पे स्विच ऑन करना है, खुद होके ये ट्रीटमेंट बंद नहीं करना। नहीं, ये ट्रीटमेंट अगर बंद करते हैं एब्रप्टली तो स्पाइनल फ्रैक्चर्स या फीमर थाई बोन का फ्रैक्चर का इंसिडेंस जो ये रहता है परसेंटेज, वो बढ़ जाता है, फिर ये पुराना ट्रीटमेंट आपके कुछ काम नहीं आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर इसका मतलब आपने जो कहा कि जो एस्ट्रोजन थेरेपी है ये मेनोपॉज के बाद, मतलब माहवारी जाने के बाद नहीं लेना है एस्ट्रोजन, तो क्या हम एस्ट्रोजन पहले ले सकते हैं? हाँ, इसका ऐसा है, ईस्ट्रोजन जब शुरुआत में देना चालू किया था पेरी मीनोपॉजल वुमेन में हॉट फ्लशेस में दिया करते थे ये। तो बाद में सबको मालूम है कि ईस्ट्रोजन इज अ प्रोटेक्टिव हार्मोन, बोन प्रोटेक्टिव, लेकिन यूजुअली ड्यूरिंग दैट टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आपके फैमिली में आपके मदर के साइड या दादी के साइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या स्ट्रोक या हार्ट डिसीज का है, तो कोई भी डॉक्टर वैसे एडवाइस ही नहीं करेगा कि आपको ईस्ट्रोजन लेना, क्योंकि ईस्ट्रोजन के समान बेहतर ट्रीटमेंट है। तो आपको ये 4-5 रिस्क क्यों कोई डॉक्टर डालेगा? तो इसके लिए जो ईस्ट्रोजन थेरेपी है या सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं, लाइक रैलोक्सिफेन, ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए, हर पेशंट्स के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगा। हर एक पेशंट असं नाही करू शकत की भाई वहिनी तुम्हाला हा ट्रीटमेंट दिला तर मी पण हे घेणार, तर असं चालत नाही, क्योंकि सबका फैमिली हिस्ट्री, सबका जेनेटिक हिस्ट्री अलग रहता है, दो इट इज लुकिंग वेरी सिंपल। बहुत खूब सर, थैंक यू। सर आप ये बताइए कि इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं?
नहीं, साइलेंट कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बाल सफेद हो रहे तो आप नोटिस नहीं करते कि बाल सफेद हो रहे। वैसे ही आपका मुझे मालूम है बोन लॉस हो रहा है 35 के बाद, वैसे आप नोटिस नहीं कर रहे कि 35 के पास बोन लॉस हो रहा है, लेकिन बोन लॉस हो रहा है तो आपको उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि इसका सिम्टम कुछ भी नहीं रहता है। बहुत बार अराउंड 95% पेशेंट को मालूम ही नहीं चलता कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है जब तक उसको एक फ्रैक्चर नहीं हो जाए। तो पहला सिम्टम है फ्रैक्चर, या कोई भी हल्के से ग्राउंड लेवल से खड़े खड़े गिर के हड्डी टूट गया, इसका मतलब उसको ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर या फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं। तो वो पहला सिम्टम है। साइलेंट मतलब कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। आपका एजिंग हो रहा है तो आप को लगता है क्या कि मैं उम्र में बढ़ रहा हूँ? नहीं, अंदर से नहीं लगता। अंदर से आदमी 25 साल का जवान ही रहता है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा एजिंग होता ही है। तो वैसा इसीलिए इसको साइलेंट डिसीज बोलते हैं। सर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस कहना तो मुनासिब नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसीज है, वेल फॉर्म्ड मेटाबॉलिक डिसीज जो बोलते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस या जो मॉर्बिडिटी बताई गई है, ये बेसिकली क्या है, जब बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जब बोन लॉस स्टार्ट होके कहीं पे रुक जाता है या रोक सकते हैं, उसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। WHO ने बहुत अच्छा क्राइटेरिया दिया है कि -1 तक आप हेल्दी है, -1 से -2.5 तक आपको ऑस्टियोपीनिया है, -2.5 के नीचे अगर आप आते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ये जो ग्रुप है -1 से -2.5 का ग्रुप है, ये एक क्रूशियल ग्रुप रहता है जिसमें कि ट्रीटमेंट या बाकी सब वो प्रिवेंशन कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का। और मुझे ये बताइए कि मेन क्वेश्चन क्या था आपका मुद्दा? सर मैंने यही पूछा कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? कॉम्प्लिकेशंस मैं सिम्टम कहूंगा रादर देन कॉम्प्लिकेशंस, कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं जी, इसमें। कि आपको अगर आपने डायग्नोस किया कि मैंने डेक्सा स्कैन किया है डॉक्टर और मेरा बोन डेंसिटी -2.5 है, -2.5 के बाद भी आप बोल रहे नहीं मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, और फिर आपको फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा, वो आपके कॉम्प्लिकेशंस में आएगा। सर जब Thank ये you. फ्रैक्चर होता है ऑस्टियोपोरोटिक बोन में, तो डॉक्टर लोगों को उसको जोड़ने में भी कोई तकलीफ होती है? हाँ, डेफिनेटली। जब ऐसा समझ लीजिए कि एक पेड़ है जिसकी टहनी गीली है या जवान पेड़ है, और दूसरा पेड़ है जिसकी टहनी बहुत ही सूखी है, तो समझ लीजिए कि सूखी टहनी टूट गई है तो आपको उसको जोड़ने को भी दिक्कत आएगा। ऐसा नहीं है कि जुड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी तकलीफ हर लेवल पे आता है। फ्रैक्चर जो जुड़ने की प्रक्रिया रहती है वो भी थोड़ा सा डिलेड हो जाती है, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा डिसीज नहीं है कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये पूरा बॉडी में होता है। ये मसल्स को भी अफेक्ट करेगा, ये पूरा न्यूट्रिशन को भी अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और मेरा प्रोटीन बहुत अच्छा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया मेरा कैल्शियम और मिनरल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होगा। तो जनरली आप ऑस्टियोपोरोसिस इज लाइक अ पुअर बोन हेल्थ या पुअर हेल्थ। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस बोला गया है, इसका मतलब आपका बोन हेल्थ पुअर है। आपने ट्रीटमेंट तो लेना चाहिए, ट्रीटमेंट खाना खाने के समान नहीं खा सकते, बट एट द सेम टाइम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड अदर मॉडिफिकेशन शुड ऑलवेज बी डन। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं संदीप श्रीवास्तव सर से पूछना चाहता हूँ कि सर इसका देश पे, राज्य पे, समाज पे क्या क्या परिणाम होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉमन या अदर मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज़ है। इसका स्टेटस इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक के तौर पे रिकग्नाइज करा हुआ है। ऑलमोस्ट 1 in 3 women and 1 in 5 women over the age of 50 years will experience an osteoporotic fracture. Worldwide, a bone breaks due to osteoporosis every 3 seconds. हर 3 सेकेंड में एक फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस से हो रहा है वर्ल्ड में। Estimated 125 million people are affected with osteoporosis in only 4 places: यूरोप, इंडिया, जापान एंड यूएसए। मतलब आप समझ सकते हैं अगर ये 4 कंट्रीज में एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इंडिया बराबर है ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है जी। इसके अलावा इसके डिसेबिलिटी और लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस का भी अफेक्ट है। तो ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर एनुअली ग्लोबल लॉस
5.8 मिलियन हेल्दी लाइफ की डिसेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, 5.8 मिलियन हेल्दी लाइफ ईयर्स। जी। एक फ्रैक्चर होने के बाद ऑलमोस्ट 40% इंडिविजुअल्स कैन नॉट वॉक इंडिपेंडेंटली एंड 80% कैन नॉट परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज सच एज शॉपिंग इंडिपेंडेंटली। तो बहुत ही मॉर्बिड कंडीशंस हैं। 10 to 20% ऑफ हिप फ्रैक्चर्स सफर आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस रिक्वायर परमानेंट नर्सिंग होम केयर। In women over 45 years of age, osteoporosis is the most common for hospitalization, more than diabetes, heart attacks and breast cancer. Fractures due to osteoporosis सबसे डेंजरस बात है, सबसे बड़ी रिस्क है अर्ली मोर्टेलिटीज, डेथ भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सो मच सो दैट देयर फ्रैक्चर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% इंक्रीज इन मोर्टेलिटी इन फर्स्ट ईयर आफ्टर इंसिडेंट्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डाइंग परसिस्ट for next 5 years also. जी। In European Union itself, एक डिकेड पहले की बात है, 43,000 deaths were directly attributed to these fractures. और अगर आप इकोनॉमिक बर्डन की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस shows that the cost of osteoporosis in Europe is around 30 billion euros and in USA it is around 19 billion USD per year. अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड एक रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा है ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ का बर्डन। ये बर्डन दोनों वजह से, ट्रीटमेंट से भी, उपचार के कारण भी, जो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते सोसाइटी में पॉजिटिव, उसका लॉस भी है और मोर्टेलिटी इसका भी लॉस है। तो समाज में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है सर। जी जी, थैंक यू सर। निकोसी सर, आप मेरे को, मैंने सुना था कुछ फ्रैक्स टूल करके है, ये फ्रैक्स टूल क्या होता है? थैंक यू सो मच। फ्रैक्स टूल एक शेफील्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम ने बनाया हुआ है 1992 के आसपास। एक इंटरनेट बेस्ड है। आप सभी लोग गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे टाइप करना है कैपिटल में FRAX, इतना टाइप किया कि आपका वो पूरा आ जाएगा एक टूल जी। जिसमें आप अपना डेटा डालेंगे, मेरा उम्र कितना है, मेरा जेंडर कितना है, मेरे को डायबिटीज़ है कि नहीं, मुझे कभी फ्रैक्चर हुआ था, मुझे कोई स्टेरॉइड लेता था, मेरे पिताजी को स्टेरॉइड चालू था, कोई ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है, कोई स्ट्रोक का हिस्ट्री है, कोई हार्ट डिसीज़ का हिस्ट्री है या कुछ ऐसा पूरा। और आपको जस्ट क्लिक करना है सबमिट द डेटा। ये डेटाबेस कॉन्फिडेंशियल रहता है आपके लिए, किसी को शेयर नहीं होता है एंड बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है ये। तो वो बताता है कि आपका 10 इयर्स का आगे की 10, सपोज मैं 50 इयर्स का हूं, कि मेरे को 60 इयर्स तक कितना चांसेस है फ्रैक्चर होने का। 2% है, यू आर हेल्दी, नो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। 5% है, 20% है, ये सब डेटा डालने के बाद। तो ये एक वंडरफुल टूल है। मैं श्रोताओं से या जो भी देख रहे हैं, तो मैं उनको चाहूँगा कि आप लोग गूगल पे जाइए, आजकल सब गांव में इंटरनेट है, FRAX टाइप करिए एंड अपना अपना असेसमेंट करिए। हाँ, हालांकि उसमें बोन डेंसिटी कितना है ये भी लिखना पड़ता है, तो आपके एज के हिसाब से आप नहीं भी लिखोगे या चेक कराने के बाद भी आप लिखोगे तो बहुत एक्यूरेट हो जाएगा कि आपको एक प्रोबेबिलिटी मालूम चल जाएगी कि मेरा 10 ईयर फ्रैक्चर रिस्क है ऑलमोस्ट 20%। इसका मतलब मैं डेंजर जोन में हूँ, तो इसीलिए मुझे ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड कांस्टेंट फॉलोअप की जरूरत है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। अब तक हम लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, नॉर्मल बोन क्या होती है, उसके लक्षण क्या है, उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, नई दवाइयाँ क्या है, एक्सरसाइज कौन से करने चाहिए, डाइट कौन सी करनी चाहिए, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें सुन ली। अब इसके बारे में कुछ मिथक, इन इंग्लिश वी कॉल इट एज मिथ्स, वो भी हैं। तो मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर से ये सारे मिथ्स एक के बाद एक पूछता जाऊंगा। सर प्लीज़। यस सर। सर, कहा जाता है कि इसका कोई घरेलू उपचार होता है, कुछ घरेलू उपचार होता भी है? ऑस्टियोपोरोसिस पर से का घरेलू उपचार केवल 2 ही है, डाइट, अच्छी डाइट और एक्सरसाइजेस। जी। ड्रग्स, पर्टिकुलरली ड्रग्स, एक ना मिथ है कि हमने एक कैल्शियम गोली खा ली, मैं बिल्कुल फिट हूँ।
पर ऐसा नहीं है, आपको उपयुक्त डोज में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कैल्शियम का भी, जैसे सर ने बताया 1500 मिलीग्राम डेली, या विटामिन D3 का भी, जी डिपेंडिंग कि आप की एज 40 साल से कम है तो 400 यूनिट, 40-60 साल के बीच में तो 600 इंटरनेशनल यूनिट, या फिर 800 इंटरनेशनल यूनिट। तो प्रॉपर डोज लेने से ही इफेक्ट आता है उसका ड्रग्स का। जी और बाकी ड्रग्स को तो डॉक्टर के कंट्रोल के बिना लेना नहीं चाहिए। जी जी तो जी अच्छी डाइट एक उपाय है, जी और अच्छा एक्सरसाइजेस, जबकि वेट बेयरिंग, देखिए स्विमिंग इज़ नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग से चपलता बढ़ेगी पर आपके ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ने के चांस हो जाते हैं। जी सिमिलरली एक अपना वजन उपयुक्त अप्रोप्रिएट रखना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। मेरे ख्याल से ये 3-4 चीज़ें इस पे ध्यान घरेलू तौर पे रखा जा सकता है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस पे आपको काबू पाने में हेल्प करेगा। जी सर, धूप में लगभग कितना टाइम हमें खड़े रहना चाहिए? धूप में केवल बच्चों को रहना चाहिए, अच्छा बड़ों में धूप में खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोचें कि आप धूप में खड़े रहें 2-4 घंटे और आपकी ऑस्टियोपोरोसिस दूर हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, सनलाइट का एक्सपोजर एडिक्वेट टाइम के लिए या क्वांटिटी के लिए या दिन में होना चाहिए, वो बहुत सारे रीजंस हैं उसके। जी केवल अगर आप ये सोच के ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट धूप में खड़ा होना है तो ऐसा जी। नहीं है। नहीं सर, विटामिन डी के लिए पूछ रहा था मैं। विटामिन डी का सिंथेसिस जो है बच्चों के लिए रिकेट्स में अगर कम बहुत दिनों तक नहीं रहता है तो होता है, या यंग एडल्ट्स में भी होता है। देखिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे डॉक्टर पिसुलकर ने शुरू में बताया था, एक इम्बैलेंस है डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन के बीच का। जी या तो जब डिपोजिशन होता है तो विटामिन डी का रोल क्या है जी मिनरलाइजेशन में? विटामिन डी का रोल है कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराए। जी अब धूप का क्या रोल है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में? धूप का रोल है कि विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं। जी तो ये एक्टिवेटेड विटामिन D3 आपके कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, पर कपड़े पहन के आप धूप में खड़े हुए हैं, है ना, जी तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। जी पर हाँ, जो लोग अंधेरे में काम करते हैं या जो ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर बिल्कुल भी स्किन को धूप नहीं दिखाई जाती, डेफिनेटली उनके ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिपोजिशन शुरू से कम रहता है। जी 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 थैंक यू सर। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि ये कहा जाता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है जी, तो क्या कैल्शियम लेना चाहिए? देखिए, कैल्शियम से स्टोन होगा इसकी संभावना जब तक नहीं जब तक कि आपके मेटाबॉलिज्म में कोई खराबी नहीं है, पर्टिकुलरली किडनी की बीमारियां नहीं है। तो कैल्शियम खाने से एक हेल्दी आदमी में किडनी स्टोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब जो कैल्शियम की टैबलेट्स बनाई जाती हैं बहुत साइंटिफिक वे में बनाई जाती हैं। अगर एक्सेस हो भी गई तो किडनी से एक्सक्रीट हो जाती है, बाहर हो जाती है, बॉडी में रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है। जी पर फिर भी एज ए वर्ड ऑफ प्रिकॉशन, अगर आप प्रोलॉन्ग समय तक कैल्शियम ले रहे हैं तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, अपने लिपिड प्रोफाइल्स हार्ट के लिए, और लीवर फंक्शन टेस्ट, इस पे नज़र रखनी चाहिए कि नॉर्मल रहें। जी जी सर। सर, एक मिथक और भी है जी कि जिन्हें दिल की बीमारी है, जिनका कि भाग ट्रांसप्लांट वगैरह हो चुका है, तो अगर हम कैल्शियम खाते हैं तो वहाँ कैल्शियम की एक परत, एक लेयर सी बन जाती है। कैल्शियम खाने से नहीं बनती सर वो, जी सर। ये दवाइयाँ खाने से नहीं बनती। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है तो मेरे दिल के वॉल पे एक लेयर जम जाएगी इसलिए मैं कैल्शियम नहीं लूँ, ऐसा नहीं है। जी उसके डिपॉजिट होने के रीजंस बहुत सारे हैं और डिजेनरेटिव ज़्यादा हैं बजाय डाइटरी रहने के। जी सर, और एक मिथक ये भी है कि कैल्शियम की गोली खाने के बाद किसी को एसिडिटी होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, जी, तो ये सच है? ये सच है, क्योंकि एसिडिटी जो कॉमन कैल्शियम का फॉर्मेट है वो खुद ही थोड़ा सा एसिडिक है। जी तो जिनको टेंडेंसी है एसिडिटी गैस्ट्राइटिस की या गैस्ट्राइटिस होने की, उनमें ये एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट मोस्टली यूज़ होता है, पर उसके दूसरे ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी ऐसा है जहाँ पर आपके डॉक्टर को बता सकते हैं भाई गैस्ट्राइटिस होती है हमें, या आई एम प्रोन टू गैस्ट्राइटिस, तो वो आपको ऑल्टरनेट कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स देगा। तो पर से कैल्शियम से नहीं है, कैल्शियम के साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि ड्रग का पूरा फॉर्मुलेशन करता है, उसके कारण ज़्यादा दिक्कत है। तो आपको ऑल्टरनेट में कैल्शियम मैलिएट या कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिनकी लो पीएच नहीं होने की संभावना रहती है, वो दिए जा सकते हैं। जी 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 थैंक यू सर। निकोसी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, मार्केट में ऐसी बहुत सारी गोलियां हैं जिनमें कि काफ़ी मोटी मोटी होती है, जिनमें भी कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, जिंक भी है, मैंगनीज भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन वाली
एक ही गोली, वो भी बड़ी बड़ी, क्या ऐसी गोलियां लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कैल्शियम और विटामिन डी की तो बात मैं मानता हूँ जी कि विटामिन डी इज लाइक अ चाबी, ताले की। ताला है कैल्शियम और उसको विटामिन डी जरूरी है। जी बाकी जो फैंसी प्रिपरेशंस है, मल्टी मिनरल प्रिपरेशन, ये यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन का साइट जो रहता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या अपने पेट में आंतड़ियों में, जेजुनम के आसपास रहता है। बाकी बहुत सारे जो अपन लेते हैं ये मल्टी मिनरल प्रिपरेशन, जो विटामिन के आ गया, मैग्नीज आ गया, ये आ गया, ये सब गैस्ट्रिक एसिड में डिजॉल्व होके यूजलेस हो जाता है। तो इसका आप मतलब ये समझ लीजिए कि आपका पैसा पेट में गल रहा है। तो बेटर है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन लीजिए, और आपको अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट कोई भी ऐसा कैल्शियम नहीं मिलेगा जो विटामिन डी के बिगर है, क्योंकि विटामिन डी एक्ट्स एज अ चाबी टू कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। थैंक यू सर। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल हड्डी क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके लक्षण, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें देख ली। मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ इसका सारांश या टेक होम मैसेज बताइए प्लीज़। ओवर टू सर। इसके पहले कि हम लोग यहाँ से लॉग ऑफ हुए, जी एक बार फिर हम यहाँ पर आप सबके समक्ष आए, क्योंकि आज ऑस्टियोपोरोसिस डे है, 20 अक्टूबर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण डे है। हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें आपने रियलाइज़ करा होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका साइलेंट किलर है, और ये वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक के रूप में फैला हुआ है। एक हेल्दी बोन होना बहुत ज़रूरी है। वीक बोन क्यों होती हैं ये आपने समझा होगा कि बोन में दो क्वालिटीज़ है, डिपोजिशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। 30 साल तक पहले डिपोजिशन होता है, जैसे पिसुलकर सर ने बताया, और बैलेंस होता है रिजॉर्प्शन के साथ में। डिपोजिशन ज़्यादा होता है, रिजॉर्प्शन कम होता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डिपोजिशन बंद हो जाता है, रिजॉर्प्शन बढ़ता है, और जैसे रिजॉर्प्शन बढ़ता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से डॉक्टर साहूजी सर और डॉक्टर पिसुलकर सर ने हम लोग को समझाया, और कितने व्यापक रूप में सोसाइटी में फैला हुआ है ये भी सर ने बताया एपिडेमियोलॉजी के रूप में। ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी है, आपको बहुत कम ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर बोलेगा खाओ पियो मस्त रहो। हर बीमारी में बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो। ये ऐसी बीमारी है जिसमें बोलते हैं अच्छी डाइट लो, अच्छी मतलब जो कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी से रिच हो। डॉक्टर अंबाड़े सर ने इस पर प्रकाश डाला कि अच्छे कैल्शियम के सोर्सेज कौन से हैं, ना केवल नॉन वेजिटेरियन और एग, बल्कि वेजिटेरियन में भी अच्छे सोर्सेज हैं। ऐसा अमूमन माना जाता है जो भी वाइट है उसमें कैल्शियम है, और जो भी ग्रीन और लीफी है उसमें भी कैल्शियम है। तो पालक की भाजी एक्सेट्रा, दूध, पनीर, ये सब अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक्सरसाइजेस करना और अप्रोप्रिएट वेट रखना ये भी ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस कौन सी करना? वेट बियरिंग वाली एक्सरसाइज करना। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का शक है या शंका है तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए? डॉक्टर निकोसिस सर ने अच्छी जानकारी दी थी कि बीएमडी एक ऐसा टेस्ट है जो कि सरल सुंदर उपाय है, कुछ भी नहीं होता उसमें, एक 5-7 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट के आधार पे आपका टी स्कोर और जेड स्कोर का पता चल जाता है। टी स्कोर बेसिकली नॉर्मल वैल्यू से आप कितने माइनस में है ये समझ में आ जाता है, और ज़्यादा माइनस में तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो जब आपका डिविएशन 1 तक रहता है तो ठीक है, नॉर्मलिश है। 1 से 2 तक के बीच में है या 2.5 तक के है तो आप ऑस्टोपेनिक हैं, पर उससे कम है तो फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस हैं। सिमिलरली जेड स्कोर के बारे में बताया कि अगर आपका जेड स्कोर का भी डिवीजन माइनस में है तो इसका मतलब आप अपने उम्र वालों से भी डिवीजन में है। तो ना केवल आपकी उम्र के कारण चेंजेस आए हैं, बल्कि आपके कुछ और हैबिट्स भी हैं या कुछ और कारण भी जिसके कारण चेंजेस आते हैं। तो थैंक यू निकोसिस फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस। बेसिकली सिम्टम्स 2 ही टाइप के रहते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस डायरेक्ट सिम्टम्स पूछे तो बैकएक इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम, या फिर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, ये 2 रिस्क हैं। और बैकएक में भी फ्रैक्चर्स होते हैं। यूजुअली फ्रैक्चर्स स्पाइन में, हिप में या फोरआर्म में कॉमन होते हैं। ये 3 फ्रैक्चर्स हैं जहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होते हैं, और इन सब को फ्रैक्चर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स बोला जाता है। और इन सब को फ्रैक्चर का मैनेजमेंट और आउटकम थोड़ा ज़्यादा रिस्क है नॉर्मल पॉपुलेशन से। सोशल इकोनॉमिकली बर्डन भी बहुत ज़्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस का, और ये सब हमने आज जानकारी प्राप्त करी। और मैं समझता हूँ देशपांडे सर कि इन सब जानकारी के बाद
थोड़ी सी चेतना आएगी और ये समझ में आना चाहिए सबको कि 30 साल एक ऐसी वाटरशेड उम्र है कि उसके पहले आपको सब हर डाइट और एक्सरसाइजेस की हैबिट पाल लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का ट्रेंड थोड़ा सा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, अंधेरे में रहना, कंप्यूटर के सामने बैठना, फास्ट फूड खाना, ये सब अवॉइड कर सकते हैं। एटलीस्ट रेगुलर वे में तो अवॉइड करे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स चेंज किसको पसंद नहीं है। टू समराइज एवरीथिंग, मैं केवल एक बात कहूँगा, हेल्दी बोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल लाइफ। सी, अनहेल्दी बोन मतलब ऑस्टियोपोरोसिस से लाइफ भी कम हो जाती है। It's never too late to begin for something for your bone health. राइट सर। आज ही प्रण लेते हैं आप सब, और आप सब भी लीजिए हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, कि हाँ, हम जो हमने जानकारी प्राप्त करी है, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी बोन हेल्थ मेंटेन करेंगे। मेरा टेक होम मैसेज केवल ये है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं यहाँ जो पैनल इकट्ठा हुआ था हमारा शालिनी ताई मेघे सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर की तरफ से, आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर देशपांडे सर, जिन्होंने कि इतने जोश से हम सबसे सवाल पूछे, एक के बाद एक, और बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करा। हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये पूरा डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स के सारे प्रोफेसर्स हैं, JN मेडिकल कॉलेज और आचार्य विनोबा भावे रूरल हॉस्पिटल की टीम है ऑर्थोपेडिक्स की, तो पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं थैंक्स बोलता हूँ कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। आज शालिनी ताई मेघे सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर ने, पर्टिकुलरली की मार्केटिंग टीम ने, डॉक्टर साहू सर जो कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनका थैंक्स। डॉक्टर पिसुलकर जो कि सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है हमारे टीम के, उनका थैंक्स। और हमारे एलुमनी, हमें बहुत नाज है इन पर। डॉक्टर निकोसे सर जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड फैकल्टी हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अंबाड़े सर, ये भी बहुत ही डायनेमिक हमारे स्पाइन सर्जन है और बैक एक्स और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर से बहुत डील करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस बहुत काम में आया हमारे, थैंक यू सर। हमारे साथ एक साइलेंट किलर भी बैठे हुए थे, डॉक्टर उल्लास दुधेकर सर, मैं उनका भी थैंक्स बोलता हूँ। और जो इस रूम में हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग करे थे और जिन्होंने यहाँ पर टेलीकास्टिंग की व्यवस्था करी, आप सबका थैंक्स, एंड विशिंग यू ए वेरी सेफ एंड ए गुड हेल्थ फॉर एवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।